नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ मेरे सहयोगी है समीर और सुमेरा। शुरुआत 5 बजे के इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस जारी हो गया है। पीएम पर दिए बयान पर यह नोटिस जारी हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 25 नवंबर तक राहुल से जवाब मांगा है, यानी कि परसों राहुल गांधी से ये जवाब मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है। उन पर उन्होंने जो बयान दिया था, शब्द इस्तेमाल किया था, उस पर आपत्ति बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी और ऐसे में राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस थमाया गया है और उनसे परसों जवाब मांगा गया है। पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। पीयूष, और क्या डिटेल सामने आ रही है इस खबर के मुताबिक? जी प्रीति, देखिए, राहुल गांधी की ओर से 22 नवंबर को जो बयान जारी किया गया, जो बयान दिया गया राजस्थान में एक रैली के दौरान, उसमें उन्होंने जेब कतरा और पनौती शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को इंगित किया जा रहा था। और इसी के मद्देनजर जो भाजपा है उसकी तरफ से शिकायत की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मामले में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले को लेकर के उनको नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस है और 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक उनको इस मामले पर जवाब देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। दरअसल इस शिकायत के मामले में सीधे तौर पर ये कहा गया है कि इमेज को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने के साथ ही प्रभावित किया जा रहा है वोटरों को, क्योंकि ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आपकी जेब पर हमला किया जा रहा है। तो इस तरीके से नहीं दिए जा सकते, भाजपा का ये कहना है। और अब चुनाव नोटिस जारी कर दिया है। बिल्कुल पीयूष, और लगभग उन 2 दिनों से जब से वो बयान दिया गया है तब से सोशल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अपने अपने तरीके से इस बयान को लिया भी जा रहा है। और अब 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया उसका जवाब उन्हें देना है, राहुल गांधी को। शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए आपका। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में चुनाव प्रचार का आखिरी घंटा बचा है। थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। इस बार प्रचार का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। आमतौर पर यह मियाद शाम 5 बजे तक की होती थी। चुनाव आयोग ने 5 बजे की जगह शाम 6 बजे तक का समय दिया है। 25 नवंबर को राजस्थान में डाले जाने हैं वोट और अब से थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज पीएम मोदी ने राजस्थान के देवगढ़ में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि गाली देने वालों को लगता है कि प्रधानमंत्री को गाली देने से उनकी गाड़ी चल पड़ेगी। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 4 पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के, भारत माता की जय। एक ही सपना, एक ही संकल्प। और इधर राजस्थान के नाथद्वारा में अमित शाह का रोड शो हो रहा है और रोड शो में उनकी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में अमित शाह का ये रोड शो है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रोड शो में बहुत जबरदस्त जनता उमड़ी। नाथद्वारा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह के रोड शो की। लोगों का हुजूम इस रोड शो में उमड़ पड़ा। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में अशोक गहलोत की सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने राजस्थान के लिए केंद्रीय योजनाओं को गिनाकर गहलोत को घेरा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है।
और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने लाल डायरी का जिक्र किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार मतलब भ्रष्टाचार की पूरी गारंटी। शाह ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। मैं राहुल गांधी जी को 3 ही सवाल पूछना चाहता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबाकर रखा था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी, किस पार्टी ने विरोध किया था? विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे, उन्हीं ने विरोध किया था। और आज तक 70 साल में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। कांग्रेस की भ्रष्टाचार, लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहाँ तक कि सचिवालय में 2 करोड़ 35 लाख और 1 किलो सोना, पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजस्थान चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TV9 भारतवर्ष के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि सीएम गहलोत की खुद गारंटी नहीं है, वो जनता को क्या गारंटी देंगे? सर, गारंटियों के लिए अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारी गारंटी को जो है प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है और अब वो खुद गारंटी दे रहे हैं, जबकि आज जो है 7 गारंटियों की जो उन्होंने ऐड दिया था, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी उस पर। देखिए, ऐसा है कि जिस व्यक्ति की खुद की ही गारंटी न हो, इसकी गारंटी पर मतदाता भला क्या विचार करेगा बताइए। हमने कोई गारंटी करे बगैर, दिए बगैर देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंचाया है, बिजली पहुंचाई है, पानी पहुंचाया है, मुफ्त अनाज पहुंचाया है, 200 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया है, शौचालय पहुंचाया है और स्वास्थ्य का 5 लाख तक का सारा खर्चा आज सरकार उठा रही है। गारंटी पर किसकी भरोसा करना, वो राजस्थान की जनता अच्छे तरीके से जानती है। दरअसल राजस्थान चुनाव में गहलोत सरकार की तरफ से बार बार 7 गारंटी का जिक्र किया जा रहा है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 7 गारंटी के फायदे गिनाए। और राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से 7 गारंटीज का जिक्र किया और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लाल डायरी का भी जिक्र छेड़ा। राजस्थान विधानसभा में चुनाव का शोर थम चुका है। अब हर किसी को इंतजार 25 नवंबर का है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से जहां अपनी सरकार की कामयाबी को गिनाया, वहीं दूसरी तरफ महादेव ऐप और लाल डायरी का हवाला देते हुए कहा कि अगर सबूत हैं तो फिर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती। कहाँ गई लाल डायरी? ईडी के बाद में 50 छापे पड़ चुके राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापे में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक? कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? वो छापा हुआ क्या है? वहीं अशोक गहलोत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थानी बनाम बाहरी का भी कार्ड खेला और कहा कि गुजराती आकर वोट मांग रहे हैं, मैं कहां जाऊंगा। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा? मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप। मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूँ, मैं थासू दूर नहीं हूँ, मैं कहां जाऊंगा। राजस्थान में प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झोटवाड़ा में रोड शो करते हुए वहां की डबल इंजन की सरकार विकास की पूरी गारंटी देती है, ये बात कही। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सीएम योगी के रोड शो में लोगों का हुजूम नजर आया। इस
दौरान फूलों से सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान योगी ने लोगों को संबोधित भी किया और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। योगी ने राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने राजस्थान को तमाम प्रकार से पीछे धकेला है। शासन सत्ता पर हावी होकर के आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका समाधान एक ही है। राजस्थान के चुनावी रण में राम मंदिर भी मुद्दा है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। मौका जयपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने का था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा राम मंदिर का जिक्र करते हुए इसे देश का गौरव बताया और साथ ही कहा कि राम मंदिर एक चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश का मुद्दा है। इसकी चर्चा सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में हो रही है। देश में राम मंदिर से बड़ा मुद्दा क्या है? आपने बाबरी मस्जिद को उखाड़ फेंका, फिर राम मंदिर बनाया। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रतिष्ठा होगा। एक भारतीय होने का नाते, एक हिंदू होने का नाते, इससे आपका गौरव क्या हो सकता है कि आपने रामलला का मुख किया? वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर को आस्था के बजाय इवेंट बनाकर रख दिया है। मंदिर निर्माण श्रद्धा की बात है, न कि इवेंट की। राजस्थान में चुनाव प्रचार में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। जयपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी रोड शो किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी प्रत्याशी बालमुकुंद आचार्य के समर्थन में एकनाथ शिंदे एक रोड शो में शामिल हुए। TV9 संवाददाता ध्वज आर्य के साथ खास बातचीत में शिंदे ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। शिंदे ने कहा कि राजस्थान के लोग चाहते हैं कि अब यहाँ डबल इंजन की सरकार बने। लोगों ने तय कर लिया है कि राजस्थान में डबल इंजन वाली सरकार लाए, ताकि जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है, महाराष्ट्र है, यूपी है और राज्यों में है, वहाँ का विकास बड़ी तेजी से होता है। यहाँ पर भ्रष्टाचार मिटाना है, माँ बहनों की रक्षा करनी है, ये राज्य का विकास करना है। और यहाँ के जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, उनके ऊपर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके जो सहयोगी है वो मुंबई बम ब्लास्ट के भी वहाँ आरोपी है। ऐसे लोगों को लोग चुनाव में घर भेज देंगे। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को 2024 के लिए पीएम पद की रेस में शामिल बताया है। रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार 40 से ज्यादा सांसद बनाइए, इससे अखिलेश यादव को पीएम पद के लिए दावेदारी मजबूत हो जाएगी। थोड़ी डिले डालिएगा, वोकल बनाकर डिले डालें। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेताजी को साजिश के तहत प्रधानमंत्री बनने से रोका गया। अब अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोर लगाना होगा। कई बार जब आप नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा लगाते थे, तो एक बार उन्हें गुस्से में हमसे कहा ये 5 और 10 MP बनाएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। केवल 5 और 10 MP बना के प्रधानमंत्री बना लेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 MP जीतती है तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, न कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ, बनाओगे? अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के समाजवादी पार्टी के दावे पर बीजेपी ने तंज कसा है। ये अभी भी अखिलेश यादव को पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। सच ये है कि परिवार के बाहर के लोगों को जिताना मुश्किल इनके लिए है। परिवार के आधार पर केंद्रित ये पार्टी पीएम बनने का ख्वाब देखना छोड़ दे। बिहार में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन की मांग तेज होने लगी है। यूपी के बाद अब बिहार में इसकी मांग हो रही है और इस बात की पूरी गारंटी है कि 2024 के चुनाव में ये मुद्दा काफी गरमाने वाला है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। गिरिराज का दावा है कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे षड्यंत्र चल रहा है। गिरिराज ने नीतीश से योगी सरकार की तरह फैसला लेने की मांग की है। बीजेपी की मांग को जेडीयू धर्म विशेष के खिलाफ वाली मानसिकता बता रही है। मैं समझता हूँ ये एक तरह से जजिया टैक्स है, इस्लामीकरण है बाजार का, बिहार का इस्लामीकरण है और शरिया कानून को एस्टेब्लिश करता है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार इस पर अविलंब कार्रवाई करें। ये केवल समाज को विभाजित करने वाला है। जो भाजपा का नेता है, उत्तर प्रदेश का है, वह देश के बड़े बीफ निर्यातकों में से है। प्रवचन किसको दे रहे हैं? बीफ का निर्यातक आप, कई गुना वृद्धि उसमें आप कर रहे हैं, आमदनी उससे कर रहे हैं और सनातन धर्म की परंपरा का प्रवचन दे रहे हैं। और इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दें, यूपी के मथुरा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री कृष्ण जन्म स्थान जाकर पीएम मोदी दर्शन करेंगे। पीएम मोदी मथुरा के ब्रज रज महोत्सव में भी करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीराबाई पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। मीराबाई की 525वीं जयंती पर यह महोत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं मथुरा के ब्रज रज महोत्सव में शामिल होने के लिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी आप मथुरा से देंगे? बड़ा खास मौका, मीराबाई की 525वीं जयंती और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महोत्सव में शामिल होने। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुँचे हैं। वहाँ पर जिस कारागार में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ पर गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं और भगवती योग माया से वो आशीर्वाद भी लेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर वो शुद्ध गाय के घी में बने हुए लड्डुओं का भोग भी लगाएंगे केशव देव को और लगभग 10 से 15 मिनट वहाँ पर वो गर्भगृह में रहेंगे। प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद फिर इस ब्रज रज महोत्सव में प्रधानमंत्री यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुँचेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, मीराबाई पर वो एक डाक टिकट भी जारी करेंगे, एक 525 रुपये का सिक्का भी जारी करेंगे, चूँकि मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती आज है। और इस अवसर पर जो यहाँ की सांसद हैं और मशहूर अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी, वो मीराबाई के जीवन पर एक नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। सबसे खास बात यह है कि जो कॉरिडोर की जो बात है यहाँ पर, बांके बिहारी कॉरिडोर की, जिस पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है, तो अब यहाँ के लोगों का इंतजार है कि प्रधानमंत्री उसके लिए आज बजट का ऐलान करें ताकि जल्द से जल्द उसका काम शुरू हो सके। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, और जिसका आपने जिक्र किया वो निश्चित तौर पर एक अहम मुद्दा है आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और ये बड़ा मौका इसलिए भी क्योंकि पहली बार कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे वक्त में जब काशी कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है और मथुरा कॉरिडोर की बात हो रही है, तो किस तरह की राजनीति भी इसके इर्द गिर्द घूमती आप देखते हैं वहां मथुरा में? दुनिया के और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से आए हमारे पर्यटक साथियों के लिए, क्योंकि इन दिनों में विशेष तौर पर दुनिया भर से लोग आते हैं, इसलिए कि ब्रज में एक तो मौसम भारत में और उत्तर भारत में खासतौर पर बहुत ही आनंद, आवाज मिल रही है आपको? और ब्रज में आकर तो वैसे भी यहाँ की जी सभी अपना सवाल दोहराइए। जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि किस तरह की राजनीति इसके इर्द गिर्द आप घूमते हुए देख रहे हैं, क्योंकि काशी कॉरिडोर का काम पूरा हुआ और इसकी काफी वाहवाही पूरे देश में हुई, मथुरा कॉरिडोर का अब जिक्र हो रहा है और ये पहला ऐसा मौका है जब कृष्ण जन्म स्थान पर जो मंदिर है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। देखिए, पीएम का आज का दौरा बेहद अहम है कि क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को पहले नेता हैं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पे आ रहे हैं, और वो भी उनका ये जो दौरा है, ये दर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब शाही ईदगाह मस्जिद जो ठीक बगल में है उसके साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और कोर्ट मामला भी पेंडिंग है। एक मैसेज देने की कोशिश है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मीराबाई का जो जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, मीराबाई राजस्थान
राजस्थान के मारवाड़ की रहने वाली थी, राजस्थान में भी वोट पड़ने हैं, तो ऐसे में राजस्थान के वोटर्स को भी, मारवाड़ के वोटर्स को भी प्रधानमंत्री एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और बार बार आप गाना सुनते होंगे कि अयोध्या होगी, काशी होगी, अब बारी मथुरा की है। तो आज लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा को लेकर भी एक बड़ा ऐलान करेंगे। और जो बांके बिहारी कॉरिडोर की बात की जा रही है, हाईकोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है, अब इंतजार है बजट का, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस कॉरिडोर को बनाएंगे। इसमें कई जमीन का अधिग्रहण होगा, कई दुकानों का अधिग्रहण होगा, ताकि जो दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगती है, सकरी गलियों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, उससे उनको मुक्ति मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आनंद, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मथुरा दौरा और भी ज्यादा अहम हो जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। गाजा में जिसकी आशंका थी वही हुआ। युद्ध विराम पर तो इजरायल और हमास के बीच डील फाइनल नहीं हुई, इसके उलट दोनों तरफ से हमले और तेज हो गए। इधर जंग और तेज है, उधर लेबनान में नसरुल्लाह और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, जिसमें इजरायली हमले के खिलाफ विध्वंसक पलटवार करने पर बात हुई है। मुलाकात के कुछ वक्त बाद ही लेबनान से उत्तरी इजरायल पर 50 रॉकेट दागे गए। हम आगे वॉर जोन की कई बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर। अभी की 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। युद्ध विराम पर अब तक फाइनल डील नहीं हुई है, इसको लेकर फाइनल जो तस्वीर है वो भरकर सामने नहीं आई। नसरुल्लाह और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। तीसरी बड़ी खबर यह कि लेबनान से उत्तरी इजरायल पर दागे गए हैं 50 रॉकेट। वेस्ट बैंक के लगातार वेस्ट बैंक पर हमला हो रहा है। रईसी ने इजरायल को दी है बड़ी चेतावनी। वेस्ट बैंक के ड्यूरा में आमने सामने की जंग जारी है। रईसी ने इजरायल को चेतावनी दी है। ये 5वीं बड़ी खबर। बड़ी जानकारी इस बीच ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में ये मुलाकात हुई है और इजराइल के खिलाफ बड़ी प्लानिंग पर चर्चा की जानकारी है। जंग बढ़ी तो शामिल हो सकता है ईरान, ये भी खबर आ रही है। तो इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी की जा रही है और इस तैयारी के मद्देनजर जानकारी है कि जंग अगर बढ़ती है तो इसमें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है कि ईरान भी आ सकता है। तो देखिए, ईरान का रोल बहुत अहम हो जाता है। हिजबुल्लाह और ईरान अगर एक साथ आए तो किस तरह का महाविनाशक प्लान अमल में लाया जा सकता है। देखिए, बैठक कहां पर हो रही है? लेबनान की राजधानी बेरूत में ये बैठक हो रही है, जिसमें बड़ी प्लानिंग की जा रही है। किन मुद्दों पर बात होगी? इजराइल के खिलाफ कोई बड़ी योजना बन सकती है। इस मीटिंग में इसके पूरे आसार हैं। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं दोनों मिलकर, ये आशंका जताई गई है। इजराइल को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश होगी, प्लान बनेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। गाजा में मदद भेजने पर चर्चा भी की जा सकती है कि कैसे गाजा में मदद सामग्री और भारी मात्रा में पहुंचाई जाए। आगे क्या हो सकता है? हिजबुल्लाह और ज्यादा भीषण हमले शुरू कर सकता है लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए। जंग और बढ़ी तो जाहिर है ईरान भी इस जंग में शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यकीन जानिए अंजाम बहुत भयावह होगा। ईरान हिजबुल्लाह को और घातक हथियार दे सकता है, इसके भी आसार हैं। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास एक साथ इजराइल पर अटैक कर सकते हैं, और फिर अगर ऐसा होता है तो अमेरिका भी सीधे वॉर में एंट्री कर सकता है, यानी अंजाम भयावह हो सकते हैं। तो हिजबुल्लाह के कई कमांडर और लड़ाके मारे जाने के बाद लेबनान बॉर्डर पर जंगी चिंगारी भड़क उठी है। आज हिजबुल्लाह ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर भीषण गोलाबारी की है और इस फ्रंट पर अब गाजा युद्ध से भी भीषण जंग छिड़ गई है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मिडिल ईस्ट में क्यों हो रहा है महायुद्ध, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान सामने आ गया है। ठिकाने ध्वस्त होने पर भड़का हुआ है हिजबुल्लाह। संसदीय गुट के प्रमुख राद का बेटा ढेर होने की भी जानकारी आ रही है। इन सब के बीच खबर ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह के 5 कमांडर भी मारे गए हैं, जो बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह को हुआ है। आज हिजबुल्लाह के जवाबी हमले तेज नजर आ रहे हैं। इसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई। इजराइल बॉर्डर पर गुरिल्ला हमले हो रहे हैं इस वक्त की, ये भी अहम जानकारी है।
मोर्टार ग्रुप की आईडीएफ पर बारूदी बौछार देखने को मिली है। इजरायली डिफेंस फोर्स पर लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा इजरायल बॉर्डर पर गुरिल्ला हमले हो रहे हैं। मोर्टार ग्रुप की आईडीएफ पर बारूदी बौछार, इसके अलावा इजरायल के कई इलाके इसकी वजह से धुआं धुआं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की हिट लिस्ट में क्यों है? हिजबुल्लाह के बड़े नेता हैं इजरायली डिफेंस फोर्स की हिट लिस्ट में, क्या बड़ी वजहें हैं? आईडीएफ क्यों हमले कर रहा है? निशाने पर नसरुल्लाह खुद हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह का खात्मा करना चाहते हैं इजराइल, इस वजह से भी हमले हो रहे हैं और एक बार फिर होगी एयर स्ट्राइक, ऐसा कहा गया है इजराइल द्वारा, ताकि पूरी तरह से वो हिजबुल्लाह को खत्म करे या फिर हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर सके। हमारे साथ विपिन चौबे जुड़ गए हैं। विपिन, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से और आप इजराइल लेबनान बॉर्डर तक भी गए, वहां से भी आपने लगातार रिपोर्ट की है। इजराइल के लिए कितना अहम है ये कि वो जो हिजबुल्लाह है उसकी टॉप लीडरशिप को टारगेट करे या हिजबुल्लाह को कमजोर करे, क्योंकि ना चाहते हुए भी एक और फ्रंट है इजराइल के लिए जो लगातार खुला हुआ है? आज बिल्कुल न सिर्फ खुला हुआ है सुमेरा, बल्कि आप जानते हैं कि लगातार वहां से हमले हो रहे हैं और इजराइल को मजबूरन जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि एक फ्रंट पर ऑलरेडी इंगेज है उसकी फोर्सेस और दूसरे फ्रंट पर उसको इंगेज करने की कोशिश, यानी दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश हो रही है। और हिजबुल्लाह को इतनी आसानी से बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, इस बात को बखूबी जानता है आईडीएफ और बाकायदा यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर वो जानते हैं। इसीलिए हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही गई थी कि हमें मालूम है कि हमारा दुश्मन कौन है, वक्त और समय हम तय करेंगे, हमें पता है कि हमें कैसे निपटना है, इंतजार करिए। क्योंकि वो अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम जहां फोकस दें, जितनी लड़ाई को हम जितनी आगे तक ले जा चुके हैं, अब हमें वापस नहीं जाना है, इसलिए फोकस हमारा यहां रहना होगा। लेकिन उधर से अगर जंग की चिंगारी भड़कती है तो हमें जवाब देना होगा। सुमेरा। जी विपिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ेंगे। वेस्ट बैंक के ड्यूरा में आईडीएफ का हमला हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है और खास बात यह है कि यहां पर रिहायशी इलाके को बनाया गया है निशाना। हमले के बाद धुआं धुआं हो गया पूरा इलाका। आईडीएफ के हमले पर हमास ने भी किया है पलटवार। बड़ी खबर इस बीच ये मिल रही है कि अल शाउद कैंप पर भीषण अटैक हुआ है। आईडीएफ अटैक में एक घर तबाह होने की खबर है। राफा सीमा पर है अल शाउद कैंप, जिसके तबाह होने की खबर आ रही है। अल शाउद कैंप पर ये भीषण अटैक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आईडीएफ अटैक में एक घर भी तबाह हो गया है। इस बीच गाजा शहर में इजरायली डिफेंस फोर्स की छापेमारी जारी है। शती कैंप के पास हमास के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। आईडीएफ ने कई हमास ठिकानों को तबाह कर दिया है। छापे में हथियारों का जखीरा बरामद किया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने शती कैंप के पास हमास के ठिकानों पर रेड के दौरान। और सीज फायर की तमाम खबरों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। हमने हमास पर जीत की कसम खाई है, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। हमास के नेताओं पर एक्शन का आदेश दे दिया गया है, मोसाद को दे दी गई है हमास के बड़े लीडर्स पर एक्शन की जिम्मेदारी। ऐसे वक्त में जब हमास और इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर डील का जिक्र किया जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान बहुत अहम हो जाता है। विदेश में छिपे हमास के लीडर्स पर एक्शन का आदेश दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू के बयान से सीज फायर को लग सकता है झटका, ये डील अधर में लटक सकती है। तो एक बात जो पूरी तरह से कही जा सकती है वो ये कि सीज फायर से पहले नेतन्याहू का फरमान आ गया है। उस फरमान में क्या क्या बात कही गई है, आइए जल्दी से आपको हम बता देते हैं। हमास के टॉप कमांडर्स, टॉप लीडर्स के बारे में कहा गया है, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, इस बात का जिक्र उस फरमान में किया गया है। और सिर्फ गाजा में ही नहीं, विदेशों में भी छिपे हमास लीडर पर यह एक्शन होने की बात कही जा रही है।
इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मोसाद को हमास लीडर्स पर एक्शन की जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी ये बता दिया गया है कि कौन क्या करेगा। सीज फायर के दौरान भी हमास लीडर्स टारगेट पर हो सकते हैं। और पीएम मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मथुरा में वो पहुंचे और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि मथुरा में जिस तरह से बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और देखिए ये तस्वीरें मथुरा के दौर पर प्रधानमंत्री मोदी की, ये तस्वीरें मथुरा के ब्रज रज महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। मीराबाई पर डाक टिकट और सिक्का जारी भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उनकी तस्वीरें देखिए, कहते हैं कि जब कोई मथुरा पहुंचता है तो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी पूरे देश के लिए एक संदेश है, जहां पर वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। शाम का वक्त है, ढलते हुए सूरज को नमन करने के साथ साथ ये इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूदगी उनकी मथुरा में, और एक बड़ा संदेश पूरे देश में कि अब अगला कदम धर्म के लिहाज से, उस लिहाज से जो लगातार एक सनातन धर्म की परंपरा में कई बार अपील और मांग की गई है, उस पर एक कहा जा रहा है कि आज की तस्वीरें बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रज रज महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज यहां मौजूद हैं तो मथुरा और मथुरा के आसपास की जनता और तमाम कृष्ण भक्तों को तो एक बड़ा संदेश है ही, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान के भी एक बड़े वोट बैंक को एक बड़ा संदेश यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की वजह से। ब्रजरज महोत्सव में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और ये ऐतिहासिक भी है क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मथुरा में ब्रजरज महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इसके बाद ब्रजरज महोत्सव में वो शिरकत करेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे पीएम मोदी की। और मथुरा को कई बड़ी सौगातें भी इस दौरे के दौरान मिलने वाली हैं, जिसका ऐलान पीएम मोदी की तरफ से होगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं। आनंद, तस्वीरें हम देख सकते हैं इस दौरे में और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मथुरा को 5 बड़ी सौगातें भी मिलने वाली हैं, जरा बताएं। बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे थे। वहाँ पर वो उस कारागार में गए थे, उस गर्भगृह में गए थे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वहाँ पर उन्होंने पूजन अर्चन किया और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने भगवती योग माया के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ गाय के शुद्ध घी से बने हुए लड्डू जो है उससे उन्होंने भोग लगाया। अब ये लड्डू जो है वहाँ पर जो तमाम जो दर्शनार्थी आएंगे उनको ये प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाएगा। और अब प्रधानमंत्री सीधे इस पंडाल में आएंगे जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ब्रजरज उत्सव का आयोजन किया जा रहा है 14 तारीख से, और आज से 3 दिनों तक यहाँ पर मीराबाई का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मीराबाई जो कि 15 साल तक यहीं मथुरा वृंदावन में रही थी, तो इसलिए ये यहाँ पर उनके याद में एक डाक टिकट जारी किया जाएगा। जो कि 525वीं उनकी जयंती है तो 525 रुपये का एक सिक्का भी पीएम जारी करेंगे। और रही बात सौगातों की, तो मथुरा वासियों को प्रधानमंत्री के इस दौरे से बेहद उम्मीद है। जहाँ एक तरफ उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बागे बिहारी कॉरिडोर के लिए आज बजट का ऐलान करेंगे, क्योंकि जो एक अड़चन थी बागे बिहारी कॉरिडोर पर, उस अड़चन को हाईकोर्ट ने दूर कर दिया है और अब बस बजट का ऐलान होना बाकी है। बाकी सब तैयारियां पूरी हो चुकी है, उसके बाद कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा। जो सकरी गलियां जिसके जरिए दर्शनार्थी घंटों कतारों में लगे रहते हैं, उसके बाद दर्शन कर पाते हैं, उससे उनको निजात मिलेगी। और साथ ही साथ एलिवेटेड रोड और बताया जरा मेट्रो को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में कुछ ऐलान कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि बता रहे थे आनंद की संकरी गलियों से होकर अभी भक्तों को जाना पड़ता है, वहाँ जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाएगा और भी कई बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे जब मथुरा की जनता को संबोधित करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।